हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि क्या मैं CBT 1 क्लियर कर लूँ, मीन CBT क्लियर कर लूँ और मैं फिजिकल भी क्लियर कर लूँ तो क्या मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। ऐसे लगातार कमेंट आ रहे हैं फ्रेंड्स, जब से मैं इस पे वीडियो बनाया हूँ कि मतलब कि इसका एग्ज़ाम डेट कब है और इसका प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, पैटर्न क्या है। तब से लगातार यही कमेंट आ रहा है कि अगर मैं CBT 1 क्लियर, CBT सॉरी, यहाँ 1 ही अभी बात हो रही है, लेकिन मैं बताऊंगा 2 की भी चर्चा है फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि CBT 1 के बाद CBT 2 भी कराया जा सकता है अगर बोर्ड को ऐसा महसूस होता है कि ज़रूरत है तो, ठीक है। तो वो बाद का मैटर है, उसके चांसेस कम है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल CBT और PET को लेकर के। तो काफ़ी लोगों के मन में यही है कि लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने के बाद नौकरी कंफर्म हो जाती है या उसके बाद भी बाहर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, सीधा जवाब है यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसके बाद कई ऐसे रीजन है जिससे आप बाहर हो सकते हैं। केवल CBT कट ऑफ क्लियर कर लेने से, PET पास कर लेने से आपकी नौकरी कंफर्म नहीं होती है। भले ही आप मेडिकली फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी बाहर होने के कई सारे रीज़न होते हैं। भले ही आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो तो भी आपके बाहर होने के कई सारे रीजंस होते हैं। तो कभी भी किसी भी नौकरी के लिए जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक आप अपने आप को कंफर्म मान करके ना चले, ठीक है। मैं ग्रुप डी की ही बात कर रहा हूँ, इसमें कई ऐसे रीजन हैं जिसके कारण आप बाहर हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि पहला सवाल आप लोग का यही है कि मैं रिटन एग्जाम क्लियर कर लेता हूँ, मीन CBT और PET, तो मेरी नौकरी कंफर्म हो जाएगी। तो नहीं होगी। इसका पहला कारण क्या है फ्रेंड्स? कारण ये है कि जब आपका CBT का कट ऑफ बनता है तो वहाँ से क्या होता है, आपको 3 गुना PET के लिए बुलाया जाता है, 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं, ठीक है। पहले PET में क्या था कि पहले केवल 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको 1 किलोमीटर का रनिंग करना होता था। अब थोड़ा बढ़ा दिया गया है PET टफ करने के लिए, फिर भी वो टफ नहीं है, लगभग सभी लोग पास कर ही लेते हैं। अब क्या कर दिया गया है, उससे पहले आपको क्या करना होता है, 35 kg वेट उठा करके 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट में, 2 मिनट पहुंचना होता है 100 मीटर, ठीक है। उसे थोड़ा स्टफ करने का प्रयास किया गया ताकि कैंडिडेट PET में बाहर हो जाए, बट होते नहीं है। वो भी क्वालिफाई कर लेते हैं। जब मेरे से पतले दुबले इंसान कर सकते तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बात आती है फिर उसके बाद कैसे निकल सकता है, कोई दिमाग में आपके ये आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जैसा कि ट्रेंड रहा है ग्रुप डी 2013 भर्ती में, फिर 2018 वाली भर्ती में क्या हुआ है, कट ऑफ इंक्रीज कर जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कट ऑफ इंक्रीज कर जाता है। भले ये लोग PET के लिए केवल 3 गुना बुलाते हैं, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स ना, इस PET में ये पुलिस की PET नहीं है कि सभी लोग बाहर हो जाएंगे, मैक्सिमम लोग बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे 70-80% जो है PET क्लियर कर लेते हैं। जब क्लियर कर लेते हैं तो आप मान लीजिए 3 गुना बुलाए गए हैं तो लगभग 2 गुना वैसे ही बच जाते हैं। तो फिर वो कहाँ जाएंगे? और जबकि DV के लिए मेंशन रहता है कि 1.05 टाइम्स बुलाए जाएंगे, यानी कि जितनी सीट होती है बुलाई जाएंगी और 5% एक्स्ट्रा बुलाए जाएंगे वेटिंग के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्या होता है, ऑटोमेटिक DV के लिए कट ऑफ बढ़ जाती है। फिर आप कहेंगे तो फिर DV2 DV3 क्यों होती है? तो इसका भी एक लॉजिक है, इसका भी रीजन है फ्रेंड्स, ये भी मैं बताऊंगा। कि पहले तो ये लोग किनारे कर देते हैं कि जो लोग जिनका कट ऑफ से कम रहता है, लेकिन फिर से ये लोग दोबारा भी बुलाते हैं, लेकिन सभी को नहीं बुलाते हैं फ्रेंड्स वहाँ भी। जैसे कि 5% पहले बुलाए ना, अगर सीट बचता है तभी बुलाते। सीट कैसे बचता है, इसका भी एक अलग रीजन है, ठीक है। तो बात ये है फ्रेंड्स, अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हैं, PET क्लियर कर लेते हैं, तो आपका कंफर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ बढ़ जाता है। अब आपके दिमाग में कितने कट ऑफ बढ़ते हैं? तो फ्रेंड्स, ऑन एन एवरेज बात करें, 5 मार्क्स कट ऑफ बढ़ते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, कितना भी कट ऑफ हो। ऐसा दोनों वैकेंसी में देखने को मिला है, 2013 वाले में भी, 2018 वाले में। यानी कि अगर आपका प्री के कट ऑफ से 5 मार्क्स एक्स्ट्रा है तो आपके चांसेस है, अगर 6 मार्क्स एक्स्ट्रा है तो 99% आप कन्फर्म है। मैंने ये देखा है, दोनों वैकेंसीज में लगभग 5 मार्क्स ही जाता है, ठीक है। पिछले में क्या था, 2 मार्क्स था। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, जो पिछले 2013 वाली भर्ती था वो 2 मार्क्स था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा क्या था कि वहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज नहीं किया गया था, वहाँ शायद कम बुलाया गया था, शायद फिजिकल में कम लोग पास भी किए थे। लेकिन यहाँ पे मुझे जो अभी प्रेजेंट का याद है, इसमें 5 मार्क्स एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ था। तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए, इस बार भी 5 मार्क्स से कम इंक्रीज होने वाला नहीं है PET के बाद। यानी कि अगर आपका 5 मार्क्स से कम है, ठीक है, और मतलब कि 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आपका नहीं है कट ऑफ से, तो फिर आपका चांस कम है कि आप PET क्लियर करने के बाद भी आपको नौकरी मिल पाएगी, भले ही आप मेडिकली फिट हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपका मार्क्स बहुत अच्छा है CBT का और आपने PET भी क्लियर कर लिया, तो फिर आगे क्या होने वाला है, आप कैसे बाहर हो सकते हैं उसके आगे, ये चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, बहुत से लोग कहते हैं कि रेलवे में कोई मेडिकल में बाहर नहीं होता है, और जिसका मेडिकल जितना खराब होता है उसे उतना अच्छा पोस्ट मिलता है। आप लोग आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट देख रहे होंगे, ठीक है। जिसका मेडिकल जितना खराब उसे उतना अच्छा पोस्ट मिलेगा, जिसका मेडिकल जितना अच्छा उसे उतना ही खराब पोस्ट मिलेगा। तो ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये महज एक अफवाह है। जो सामने से फेस किया वो जानता है, ठीक है।
अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा है तो आप अच्छा पोस्ट भी पा सकते हैं, अगर आपका मेडिकल अच्छा है तो, अगर आपका मेडिकल खराब है मार्क्स अच्छा तो भी आप पोस्ट पा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को बाहर नहीं किया जाता है, और ऐसा कुछ ये भी नहीं है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और मेडिकल अच्छे है तो खराब पोस्ट मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस पे, आपके मेडिकल स्टैंडर्ड पे, कि आप किसी मेडिकल स्टैंडर्ड में आते हैं कि नहीं आते हैं, आपका प्रेफरेंस कौन सा है कौन सा नहीं, आपका मार्क्स कितना है कितना नहीं है। बहुत से लोग क्या हुए पिछले बार अभी 105 मार्क्स लेकर के आए हैं, ट्रैकमैन पाए हैं, तो वो लोग कहेंगे कि रेलवे गलती, तो रेलवे गलती नहीं है, फिर से उनकी गलती है। जब प्रेफरेंस से पहले पोजीशन पे आप ट्रैकमैन ही डालेंगे तो रेलवे क्या करेगा? रेलवे वही करेगा जो आप प्रेफरेंस चूज किए हैं, तो पहला डालेंगे तो पाएंगे ही पाएंगे। और बहुत से लोग क्या किए हैं, कुछ और भी खराब पोस्ट डालती हैं, तो कहते हैं कि रेलवे अपने मन से, तो मन से नहीं दिया है। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाता है, प्रेफरेंस चेक किया जाता है, मैं फिर कह रहा हूँ, और आपके मार्क्स चेक किए जाते हैं। रेलवे में 9 तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं ग्रुप डी में, ठीक है। मतलब ग्रुप डी में पूरे नहीं इसमें आते हैं, जैसे आपके मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। 9 तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। ग्रुप डी में स्टार्ट होता है A2 से लेकर के C1 तक, यानी यहाँ तक के पोस्ट होते हैं। और जो ट्रैकमैन का पोस्ट होता है आपका B1 का होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या है, अब जैसे मान लीजिए आप पीईटी क्लियर कर लिए, सीबीटी क्लियर कर लिए, आप मेडिकल तक पहुंच गए। अगर मेडिकल का जो कट ऑफ है, डीवी का जो कट ऑफ है, उसके बॉर्डर पे आप हैं, तो आपका कोई भी प्रेफरेंस हो, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 से ऊपर है, क्योंकि B1 में ट्रैकमैन आता है, मीन्स B1 से ऊपर क्या A3 A2 A1 है, तो आपको ट्रैकमैन ही मिलेगा, अदर कोई मिलने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अदर के कट ऑफ ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि अगर कहीं 4000 वैकेंसी है तो लगभग 3200 तो केवल ट्रैकमैन का ही पोस्ट होता है, क्योंकि ग्रुप डी की भर्ती जो नॉर्मली होती है ट्रैकमैन के लिए ही होती है। तो आप लोग ये सोच ले पहले ही कि ये जो होती है भर्ती, ये मैक्सिमम ट्रैकमैन के लिए होती है, और ऐसा नहीं है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको ट्रैकमैन मिल जाएगा जबरदस्ती, ऐसा कुछ नहीं, आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं आपके फर्स्ट 5 प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। और अगर आपको आइडिया और मेडिकल स्टैंडर्ड बारे में, तो आप यही बता सकते हैं आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। अब कुछ लोग को प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स कलर ब्लाइंडनेस वगैरह का, तो वो कहेंगे उनका क्या स्टैंडर्ड होगा। तो फ्रेंड्स मैं मेडिकल में अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, पर अभी बता देता हूँ हल्के में कि जो कलर ब्लाइंडनेस जिनको होता है उनका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 होता है। तो कुछ लोग कहेंगे कलर ब्लाइंडनेस वालों को भी रेलवे डायरेक्टली रख लेता है, बाहर नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम चांस होता है बाहर करने का। क्यों होता है? क्योंकि B2 और C1 के पोस्ट काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। और कुछ जगह क्या किया गया, कुछ बोर्ड में पिछले बार B2 और C1 के पोस्ट अलॉट ही नहीं किए गए हैं, केवल PWBD वालों को दे दिए गए हैं। तो रेलवे ने सफाई में क्या बोला कि अगली वैकेंसी में B2 और C1 के पोस्ट अधिक है, तो इस बार कैंडिडेट परेशान ना हो, उन्हें अगले में एडजस्ट कर लिया जाएगा, या अगले में ऐसा नहीं किया जाएगा, सबको अलॉट किया जाएगा। ऐसा हुआ था, लड़कियों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन वगैरह किया था कि हमारा पोस्ट क्यों PH वालों को दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा हुआ था पिछले बार। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा कि नौकरी के लिए जब तक ज्वाइनिंग आपके हाथ में ना जाए, ज्वाइनिंग लेटर, तब तक आप कंफर्मेशन मान करना चाहिए। ज्वाइनिंग के बाद ही फ्रेंड्स किसी भी नौकरी में आपका 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी परिवीक्षा, यानी वहाँ पे आपको चाहिए 2 साल। अगर 2 साल तक आप सही हैं तो फिर आपको परमानेंट किया जाता है, 2 साल तक आपको रहना ही पड़ेगा प्रोबेशन पीरियड में, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मान लीजिए आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपके प्रेफरेंस भी अच्छे हैं, आपके मेडिकल भी अच्छे हैं, तो आपको जरूर मिलेंगे, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि मार्क्स पाने वालों ने 108 109 भी पाया है, तो उससे आप क्या करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको केवल प्री का कट ऑफ क्लियर करने से काम नहीं चलेगा। इस बार रेलवे ये भी प्लान कर रहा है कि हो सकता है 2 CBT करा दे, क्योंकि कैंडिडेट्स काफ़ी अधिक हैं, 1.89 करोड़ लगभग हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि 2 CBT करा दिया जाए, फिर उसके बाद फिजिकल कराया जाए, या फिजिकल के बाद CBT करा दिया जाए। रेलवे कुछ भी कर सकता है, वो उसके हाथ में है, ठीक है। लेकिन 2 CBT के बस प्लानिंग की जा रही, उम्मीद कम ही है कि होगा, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आपको जो CBT एक होने वाला इसका तो मार्क्स आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी पे सब कुछ होगा तो ये मार्क्स आपका मैटर करेगा। अगर आपका मार्क्स कट ऑफ से 20 नंबर प्लस है और आपका बाई चांस मेडिकल स्टैंडर्ड B2 C1 हो जाता है, तो फिर आपका रिस्क रहेगा, क्योंकि B2 C1 के पोस्ट कम होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 तक है या उससे ऊपर है, तो फिर आप एकदम सेफ जोन में हैं। आपका कट ऑफ से, मतलब पीईटी के बाद जो कट ऑफ बनता है डीवी के लिए, अगर उससे आपका 0.01 भी अधिक है, 0.0 भी अधिक है, तो भी आप सेफ जोन में हैं। आपको कोई नौकरी से बाहर नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 या उससे एबव है। क्योंकि सबसे कम कट ऑफ जाती है ट्रैकमैन की। मैंने कट ऑफ बनाई थी पिछले साल अभी, कि मतलब पोस्ट वाइज कितनी कट ऑफ कहाँ कहाँ गई है, वो मैंने बनाया था। आप लोग मेरा पुराना वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये करना है कि आपको केवल कट ऑफ क्लियर नहीं करना है, आपको मेरिट में भी आना है, आपको हाई स्कोर भी करना है। अगर आप हाई स्कोर नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको क्या हो, कोई पोस्ट अलॉट ना किया जाए। अब आप कहेंगे मेडिकल A1 A2 कैसे अलॉट होता है, तो
तो फ्रेंड्स अगर आपकी दोनों आंख 6/6 है तो फिर आपका A1 होगा। अगर आपका एक आंख 6/6 दूसरा 6/9 है तो फिर A2 हो जाता है। तो ऐसे ही घटते जाता है। डिटेल एनालिसिस हम बाद में करेंगे मेडिकल का। और रेलवे में बाद में भी पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जो 5 साल पे भी होता है, 4 साल भी होता है। मैं पहले बताया ये बात, ठीक है। मैं कई बार सब बता चुका हूँ। पीएमई मेरा एक स्पेशल वीडियो है पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन पे, आप उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि पीएमई क्या होता है, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है और रेलवे की कैटेगरी कैसे डिसाइड होते हैं। कुछ लोग का ये प्रॉब्लम है कि मेडिकल में आँख के अलावा और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कैसे मैनेज होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, ओपनली पैसा चलता है रेलवे में। अगर आँख के अलावा और कोई प्रॉब्लम है तो, अगर आपको चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपको हाइड्रोसील है, आपको मान लीजिए पाइल्स है, तो ये सब मैनेज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनके पैसे चल जाते हैं। आपको हार्ट बीट का प्रॉब्लम है, थायराइड वगैरह सब मैनेज हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। बस क्या होता है रेलवे में कि आपका आंख सही होनी चाहिए, मतलब जो पावर होता है आपका पॉजिटिव वाला चल सकता है, निगेटिव वाला नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको निगेटिव वाले में क्या होता है, आपका वैसे ही डाउन होते जाता है, फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड डाउन, जितना आपका खराब रहेगा उतना सिक्स, तो क्या हो जाएगा 6/6, 6/9, 6/12 होते जाते हैं। तो ऐसे मेडिकल स्टैंडर्ड आपका डाउन होते जाता है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। और अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है, बाकी भले कितना अच्छा आपका विजन है, तो फिर आपका B2 स्टैंडर्ड बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कलर ब्लाइंडनेस पे भी ध्यान देंगे आप लोग। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो उसका कोई इलाज नहीं होता है, फिर भी कुछ ट्रिक वगैरह होते हैं जिससे आप कलर ब्लाइंडनेस अपना छिपा सकते हैं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन फिक्स रहते हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप ये अपने आप से मैनेज कर सकते हैं आपको कैसे करना है। और ये केवल ग्रुप डी में नहीं, रेलवे के सारे एग्जाम में ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पोस्ट अलॉट कर दिया जाएगा, और ऐसा भी नहीं कि आपके मार्क्स अच्छे हैं फिर भी आपको खराब पोस्ट दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड भले ही अच्छा होता है लेकिन अच्छा पोस्ट पाने के लिए प्रेफरेंस में अच्छा पोस्ट डालते हैं, क्योंकि अच्छा पोस्ट वही मान जाते हैं जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 C1 होता है, उसमें थोड़ा वर्क कम होता है और प्रमोशन ज़्यादा होता है, तो लोग उसी के पीछे प्रेफर करते हैं। तो आप लोग अगर अच्छा प्रेफरेंस डाले होंगे तो आप ही को फ़ायदा करेगा। अदरवाइज आप जैसे कि B2 C1 के पीछे नहीं भागना चाहते, A2 में अच्छा पोस्ट ढूंढ रहे थे, A2 में अच्छा पोस्ट फ्रेंड जो होता है असिस्टेंट पॉइंट्समैन होता है, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अप्लाई बहुत लोग कर ही चुके होंगे, लेकिन मैं कहूँगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपके फर्स्ट 5 प्रेफरेंस क्या हैं, आपने क्या अप्लाई किया है। लेकिन कभी भी ये कन्फर्मेशन मान के ना चले कि आपका फिजिकल मेडिकल हो गया, फिजिकल और ये हो गया रिटर्न तो आप कन्फर्म, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल के बाद ही कंफर्म हो पाता है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। कुछ लोग अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो अप्लाई नहीं करते तो कोई बात नहीं है, वो रेलवे अपने आप कंसीडर कर लेता है ट्रैकमैन के लिए, अगर आपके मार्क्स उतने हैं, आपके मेडिकल स्टैंडर्ड उतना है तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।